प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज सबसे पहले हम बात करेंगे रिमपैक एक्सरसाइज की। हवाई द्वीप और उसके आसपास रिम ऑफ द पैसिफिक रिमपैक अभ्यास 27 जून को हवाई में शुरू हुआ है। 1 अगस्त तक चलने वाले इस अभ्यास में 29 देशों के सशस्त्र बल हिस्सा ले रहे हैं। 1971 में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका ने इस अभ्यास को शुरू किया था। इस एक्सरसाइज में अब दक्षिण कोरिया, जापान, भारत, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र, लैटिन अमेरिका और कई नाटो सहयोगी शामिल हैं। इस अभ्यास में 150 विमान, 40 सतही जहाज, 3 पनडुब्बियां और 25,000 से अधिक सैनिक शामिल हैं। इसमें जलस्थलीय लैंडिंग से लेकर शहरी युद्ध प्रशिक्षण, पनडुब्बी रोधी युद्ध जहाज डुबोने के अभ्यास के साथ भारत के राफेल भी गरजेंगे। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच इस सामूहिक सैन्य कौशल का भू राजनीतिक महत्व है। अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों ने बहुपक्षीय साझेदारी को तेज करते हुए नए रक्षा समझौते किए हैं और प्रशांत क्षेत्र में सैन्य क्षमताओं को मजबूत किया है। दूसरी ओर चीन ने ताइवान के आसपास अपने सैन्य अभ्यास बढ़ा दिए हैं और दक्षिण चीन सागर में विवादित द्वीपों और तटों को लेकर फिलीपींस के साथ उसका बार बार टकराव हुआ है। नाटो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है तो चीन इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में नाटो देशों की बढ़ती भागीदारी चीन के बढ़ते प्रभाव और क्षेत्रीय दावों का मुकाबला करने में एक रणनीतिक बदलाव का प्रतीक है। इंडो पैसिफिक से अपनी औपचारिक अनुपस्थिति के बावजूद नाटो क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ सुरक्षा और रक्षा समझौतों को कायम रखता है, जो दोनों क्षेत्रों की पारस्परिक निर्भरता को रेखांकित करता है। हाल के वर्षों में इंडो पैसिफिक क्षेत्र वैश्विक भू राजनीति में एक महत्वपूर्ण टकराव बिंदु के रूप में उभरा है। दक्षिण चीन सागर में चीन, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया के बीच क्षेत्रीय दावों की प्रतिस्पर्धा ने तनाव को बढ़ा दिया है और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए पर्याप्त जोखिम पैदा कर दिया है। बढ़ते तनाव के कारण अमेरिका के अलावा कई नाटो देशों ने क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है और अपनी रणनीतिक भागीदारी को मजबूत किया है। नाटो की इस बढ़ी हुई भागीदारी में जर्मनी सबसे आगे रहा है। नाटो सदस्य तुर्की का एक युद्धपोत भी वर्तमान में इस क्षेत्र में काम कर रहा है, जो भारत प्रशांत में स्थिरता बनाए रखने और उभरते खतरों का मुकाबला करने में व्यापक नाटो भागीदारी का प्रदर्शन करता है। नाटो देशों के सामूहिक प्रयास एक रणनीतिक थिएटर के रूप में इंडो पैसिफिक के महत्व को रेखांकित करते हैं। उनकी बढ़ती सैन्य उपस्थिति और संज्ञानात्मक अभ्यास नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और बढ़ती चुनौतियों के सामने क्षेत्रीय सहयोगियों का समर्थन करने की उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं। आइए अब हम जो है पीएम मोदी की रूस यात्रा के बारे में कुछ थोड़ा सा बात कर लें। पीएम मोदी की रूस यात्रा के पहले वहाँ मौजूद भारतवंशी समुदाय ने हिंदू मंदिर की मांग की है। वैसे तो रूस अपने रूढ़िवादी चर्च के लिए जाना जाता है, लेकिन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू धर्म भी देश में धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक मजबूत ईसाई आबादी के बावजूद रूस में हिंदू मंदिर और सामुदायिक समूह दिखाई देने लगे हैं। हिंदू आबादी बढ़ने के साथ ही देश में हिंदू मंदिर की इच्छा तेज हो रही है। रूस में भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र सीता के अध्यक्ष सैमी कोटवानी ने राजधानी मॉस्को में पहला हिंदू मंदिर बनाने की मंशा जाहिर की है। कोटवानी ने अपनी मांग को ऐसे समय में जाहिर किया है जब जल्द ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को की यात्रा पर पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी की यात्रा के पहले हिंदू मंदिर की मांग अस्वाभाविक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन कर चुके हैं। रूस में हिंदू मंदिर और सांस्कृतिक केंद्र महत्वपूर्ण है क्योंकि वे समुदाय के लिए एक सुरक्षित स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। रूस में हिंदू संगठन धार्मिक समूह के साथ ही समुदाय निर्माण गतिविधियों के रूप में भी काम करते हैं। रूस में हिंदू धर्म 19वीं सदी के आखिर में रूस में दिखाई देने लगा था, जिसे पेरेस्ट्रोइका कहा जाता है। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है पुनर्गठन। एक ऐसे युग के बारे में इस्तेमाल किया जाता है जब गतिरोध को समाप्त करने के लिए राजनीतिक और आर्थिक प्रणालियों को बदलने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस दौरान रूस में बसने और काम करने के लिए अप्रवासियों, विभिन्न जातियों व धर्मों के लोगों का स्वागत किया गया। पूर्व से आने वाले विचारों में रूसियों की हमेशा दिलचस्पी रही है। भारतीय पुस्तकों, योग, आध्यात्म जैसी चीज़ों से सोवियत संघ काल में हिंदू मान्यताओं का अध्ययन करने में मदद की है, जो 1990 के दशक में नास्तिकता की ओर झुका हुआ था। रूस की राजधानी मॉस्को में हिंदू भवन और सामुदायिक केंद्र समेत कई आध्यात्मिक स्थल हैं। अब मॉस्को में भारतीय समुदाय ने एक हिंदू मंदिर बनाने की मांग की है। सांस्कृतिक संरचनाएं पूरे रूस में फैली हुई हैं, जो हिंदू धर्म की व्यापक स्वीकृति को दर्शाती हैं। रूस का कानून लोगों को अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने की अनुमति देता है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में इस्कॉन मंदिरों की उपस्थिति है। हालांकि इस्कॉन मंदिर एक सादे भवन के अंदर स्थित है, जिसे भारतीय समुदाय बदलना चाहता है। मंदिर की संरचना की मांग भारतीय समुदाय के देश में उचित प्रतिनिधित्व का प्रतीक है। यह मांग इसलिए भी खास है क्योंकि यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले की गई है, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और अन्य सदस्य देश सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर जोर देते हैं। वे वैश्विक और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
आइए आज हम बात करते हैं भारतीय हिंदुओं की, जिनको आजकल अमेरिका में निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका में आजकल हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। इसी मसले को लेकर अब यहाँ के सांसद बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने यहाँ बढ़ते हिंदू फोबिया, अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे भेदभाव का विरोध जताने के लिए भारतीय अमेरिका को अपना समर्थन देने का संकल्प लिया है। उत्तरी अमेरिका के हिंदुओं के गठन COHNA ने 28 जून को तीसरी बार राष्ट्रीय हिंदू वकालत दिवस मनाया। इस दौरान कई हिंदू छात्रों, शोधकर्ताओं, सामुदायिक नेताओं ने भाग लिया। अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं के सामने आने वाली चिंताओं पर चर्चा की। सांसद थानेदार ने यहाँ दिन भर चली वकालत में कहा, हम यहाँ हैं और हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाउस रेजोल्यूशन 1131 पेश करने वाले डेमोक्रेट थानेदार ने कहा कि आप सभी को जो आवाज़ है वह संसद में हिंदू समुदाय की आवाज़ है। इसके साथ ही उन्होंने हिंदू अमेरिकी समुदाय के योगदान का जश्न मनाते हुए हिंदू फोबिया मंदिर पर हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि वह हिंदू फोबिया, भेदभाव और नफरत को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सांसद रिच मैककॉर्मिक ने नीति निर्माण में हिंदी अमेरिका और भारतीय अमेरिकी समुदाय की लगातार बढ़ती हुई भागीदारी अमेरिका के भविष्य को बदलने की उनकी क्षमता का स्वागत किया। रिपब्लिकन पार्टी ने सांसद ने हिंदू अमेरिकियों के योगदान का सम्मान करते हुए सदन के प्रस्ताव 1131 के लिए अपने समर्थन की ओर ध्यान दिलाया। साथ ही समुदाय से अमेरिकी सपने को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, जो नवाचार, कड़ी मेहनत, सफलता और इसकी परंपराओं का जश्न मनाता है। रिपब्लिकन सांसद ग्लेन गोल्डमैन ने समुदाय के साथ एकजुटता व्यक्त की और सांसद लोक खन्ना ने पिछले दशक में समुदाय की वकालत के विकास का जश्न मनाया। लोगों को गर्व करने के लिए प्रेरित करते हुए खन्ना ने दर्शकों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बधाई दी। कांग्रेसी मैक्स मिलर ने धर्म की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में बात की और सदन के प्रस्ताव 1131 का समर्थन करने पर गर्व व्यक्त किया है। उन्होंने हिंदू समुदाय के सामने आने वाली समस्याओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और आश्वासन दिया कि वो पूरे देश में नफरत और कट्टरता के सभी रूपों के खिलाफ खड़े रहेंगे। रिपब्लिकन नेता मिलर ने स्वीकार किया कि देश के लिए कठिन समय है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे हिंदू समुदाय के लिए मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा, अगर आपके समुदाय के साथ कुछ भी होता है तो मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूँगा। उन्होंने दर्शकों से मजबूती से खड़े रहने, अपने मूल्यों से कभी पीछे न हटने का आग्रह किया। CHON ने कहा कि इस साल हिंदुओं ने कई तरीके के हमलों का सामना किया है। 40 से अधिक कोर स्वयंसेवकों ने हाउस रेजोल्यूशन 1131 के लिए समर्थन की वकालत करने के लिए 115 से अधिक सांसदों के कार्यालयों का दौरा किया, जो हिंदू अमेरिकी समुदाय के योगदान का जश्न मनाते हुए हिंदू फोबिया और मंदिरों पर हमलों की निंदा करता है। 15 अमेरिकी राज्यों से बड़ी संख्या में हिंदू युवाओं सहित 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। आइए हम अफगानिस्तान के बारे में बात करें। कतर की राजधानी दोहा में रविवार को संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में अफगानिस्तान की स्थिति पर तीसरी कॉन्फ्रेंस की गई। ये बैठक इस लिहाज से अहम रही क्योंकि पहली बार अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वार्ता में भाग लिया। बैठक में कुल 25 देश शामिल हुए, इनमें अफगानिस्तान का अहम पड़ोसी भारत भी है। इस बैठक में तालिबान के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन UN ने स्पष्ट कर दिया कि बैठक में तालिबान की भागीदारी का मतलब यह नहीं है कि उनकी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल रही है। इस कॉन्फ्रेंस में खासतौर से अफगानिस्तान में महिला की स्थिति पर बात हुई। कई वक्ताओं अफगानिस्तान में महिलाओं की दुर्दशा के बारे में चिंता जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान डिवीजन के संयुक्त सचिव JP सिंह ने किया। JP सिंह ने इस साल मार्च में काबुल का दौरा किया था, तालिबान नेताओं के साथ बैठक भी की थी। भारत और तालिबान के बीच संबंधों में बीते कुछ महीनों में नरमी दिखाई है। हालांकि भारत अभी भी तालिबान के साथ सावधानी बरत रहा है। भारत अफगानिस्तान में मानवीय और सुरक्षा जरूरतों के हिसाब से तालिबान के साथ मिलकर काम कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित की गई तीसरे दौर की बैठक में अफगानिस्तान के तालिबान प्रतिनिधिमंडल ने भी भाग लिया। अफगान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के नेतृत्व में 5 सदस्यीय तालिबान प्रतिनिधिमंडल दोहा आया। मुजाहिद ने इस दौरान कहा कि दोहा बैठक में हमारी भागीदारी दर्शाती है कि अफगानिस्तान का इस्लामी शासन सकारात्मक जुड़ाव के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस बैठक को हम वित्तीय बैंकिंग क्षेत्रों में हमारे खिलाफ लगाए गए एक तरफा और बहुपक्षीय प्रतिबंधों के साथ ही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली व्यापक चुनौतियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखते हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता और प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर लिखा है कि बैठक के दौरान रूस, भारत और उज्बेकिस्तान जैसे देशों के प्रतिनिधियों से बात की। इस दौरान भारत से मिले समर्थन के लिए तालिबान ने धन्यवाद भी दिया। इसके पहले संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में आयोजित पहली बैठक में तालिबान को आमंत्रित नहीं किया था। दूसरी बैठक के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बताया था कि तालिबान ने इससे हिस्सा लेने के लिए अस्वीकार शर्तें रखी थी, जिससे यह मांग भी थी कि अफगान नागरिक समाज के सदस्यों को वार्ता से बाहर रखा जाए और तालिबान को देश के वैध शासक के रूप में माना जाए।